ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने सत्ता का स्वाद चखा और सियासत में सबसे बड़ी चोट भी खाई। ये कहानी है उस बेटे की जिसे विरासत में पार्टी मिली लेकिन विरासत संभालने की कीमत भी चुकानी पड़ी। नाम है उद्धव बालासाहेब ठाकरे। बालासाहेब ठाकरे के बेटे, शिवसेना के वारिस और महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे शांत लेकिन उलझा हुआ चेहरा। राजनीति में देर से आए लेकिन जब भी आए तो वो चर्चा का विषय बन गए। आज बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में और उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बचपन से विरासत तक एक नेता की परछाई में पलता हुआ बेटा। 27 जुलाई 1960 मुंबई शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के घर जन्मा उनका सबसे छोटा बेटा उद्धव। बचपन से ही वो स्वभाव में गंभीर, ना मीडिया के चहेते बने और ना ही पिता जैसे जोशीले। जहां एक और बालासाहेब की पूरी जिंदगी राजनीति, आंदोलनों और भाषणों में बीती, वहीं उद्धव का झुकाव फोटोग्राफी, प्रकृति और किताबों की तरफ था। उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स में डिग्री ली और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पहचान बनाई। उनकी तस्वीर की प्रदर्शनी तक लगी, यानी कला उनका पहला प्यार था, ना कि राजनीति। कई सालों तक उन्होंने शिवसेना से दूरी बनाई रखी, लेकिन जब राजनीति खून में हो तो बुलावा कभी भी आ सकता है। राजनीति में एंट्री मजबूरी या रणनीति या विरासत। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन उस वक्त भी उद्धव ठाकरे पर राजनीति का कोई खास प्रभाव नहीं दिखता था। शिवसेना में तब राज ठाकरे चमके रहते थे। पार्टी की रैलियां हो या फिर पोस्टर्स, हर जगह राज ही राज थे। कई लोगों को लगता था कि राज ही शिवसेना के उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन बालासाहेब ठाकरे ने सबको चौंका दिया। पार्टी की कमान अपने बेटे उद्धव को सौंप दी। 2003 में उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना के भीतर दो धड़े बन गए, एक तरफ करिश्माई राज ठाकरे, दूसरी तरफ शांत स्वभाव वाले उद्धव ठाकरे। पार्टी को स्थिरता चाहिए थी और बालासाहेब को शायद लगा कि उद्धव ही शिवसेना की दिशा को भविष्य में संतुलन दे सकते हैं। अब बात करते हैं राज ठाकरे के विद्रोह और शिवसेना की सबसे पहली और बड़ी दरार की। 2005 में शिवसेना की दीवार में पहली दरार पड़ी। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी और एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। उनका कहना था कि शिवसेना अब जनता की नहीं, परिवार की पार्टी बन चुकी है। इस विद्रोह ने शिवसेना को अंदर तक हिला दिया। कई युवा नेता राज के साथ चले गए। पार्टी की ऊर्जा, आक्रोश और युवा चेहरे अब दूसरी तरफ थे। उद्धव ठाकरे को अब सिर्फ ठाकरे नाम नहीं बल्कि असली राजनीतिक नेतृत्व भी देना था। राजनीति की पाठशाला अब उनके लिए असली मैदान बन गई थी। 2014 की चुनावी सुनामी, मोदी लहर में साथ लेकिन दब गए उद्धव। 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली तो महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने मिला। बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता में पलड़ा बीजेपी की ओर झुक गया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिवसेना सहयोगी पार्टी होकर भी कहीं दब सी गई। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के निर्णयों से असहज होते दिखाई दिए। हालात इतने खराब हुए कि शिवसेना ने कई बार राज्य और केंद्र सरकार के फैसलों की आलोचना की, यहां तक कि एनडीए से बाहर आने तक की धमकी दी। ये वो दौर था जब उद्धव ने खुद को सिर्फ बालासाहेब का बेटा नहीं बल्कि एक स्वायत्त नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। 2019 का गठबंधन ब्रेकअप, शिवसेना की नई राह, इसकी भी बात करते हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने फिर एक साथ लड़ा था। चुनाव नतीजे आए, बहुमत मिला, लेकिन सीएम पोस्ट को लेकर दोनों में विवाद छिड़ गया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि चुनाव से पहले 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति हुई थी, यानी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद का बंटवारा। बीजेपी ने लेकिन इससे इनकार कर दिया। उद्धव ने बड़ा दांव खेला बीजेपी का, उन्होंने साथ छोड़ दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। सालों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी दल अब साथ आ गए थे और महाराष्ट्र में बना एनडीए यानी कि महाविकास आघाड़ी। मुख्यमंत्री बनना, इतिहास में पहली बार ठाकरे नाम सत्ता में आना। 28 नवंबर 2019
एक ऐसा दिन जो ठाकरे परिवार के लिए ऐतिहासिक बन गया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना के लिए ऐतिहासिक वक्त था, क्योंकि 1967 में पार्टी बनने के बाद पहली बार कोई ठाकरे सत्ता में बैठा था। उद्धव ने नारा दिया, सरकार बदली है लेकिन बदले के भावना से नहीं। उनकी कार्यशैली संयमित, प्रशासनिक और संवाद पर केंद्रित रही। कोविड महामारी से लेकर किसान आंदोलन तक उद्धव ने कई संकटों में संयमित भूमिका निभाई, लेकिन पार्टी के भीतर एक और भूचाल उस वक्त आकार ले रहा था। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की बगावत और सत्ता से उद्धव ठाकरे की गिरावट की सफर की। जून 2022 एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के ताकतवर नेता और मंत्री थे, उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली। शुरुआत सूरत से हुई, जहां 11 विधायक उनके साथ थे, और फिर सबको आसाम के गुवाहाटी के एक होटल में शिफ्ट किया गया। ये ऑपरेशन कथित तौर पर बीजेपी के सहयोग से चला। उद्धव को इसकी भनक भी नहीं लगी। उद्धव ने पहले सुलह करने की कोशिश की, भावनात्मक अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। बहुमत परीक्षण से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्तों के बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी पार्टी का नाम और चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया। उद्धव के पास अब सिर्फ शिवसेना यूबीटी नाम और थोड़े वफादार ही बचे हुए थे। 2024 का चुनावी इम्तिहान, ईवीएम, भावनाएं और जनाधार की अग्नि परीक्षा। 2024 का लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे और विपक्षी गठबंधन के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। एमवीए गठबंधन यानी कि शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने मिलकर सीटों का तालमेल किया और नतीजे चौंकाने वाले थे। महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने जीत हासिल की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी अच्छी वापसी की और दिल्ली तक संदेश दिया कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड की पकड़ है। लेकिन राजनीतिक मौसम जल्द ही पलट गया। उसी साल हुए विधानसभा के उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव ने तस्वीर बदल दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मात्र 20 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस और एनसीपी की भी स्थिति अच्छी नहीं रही और यही से शुरू हुआ ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवालों का दौर। उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक मन से कहा कि जिस तरह से नतीजे आए हैं वो जनता का मत नहीं है, मशीनों की मर्जी है। सिर्फ उद्धव ही नहीं बल्कि राज ठाकरे ने भी इस बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पहली बार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और वीवीपीएटी की गिनती के मुद्दों को भी सवालों में उठाया। इन आरोपों और हार के बाद अचानक एक नया राजनीतिक संकेत देखने मिला। राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब ठाकरे बनाम सत्ता में बदल गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही एक मंच में मराठी अस्मिता, लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता के लिए आवाज उठाने लगे। ये वही भाई थे जो कभी आमने सामने थे, अब एकजुटता की जमीन तैयार होती दिख रही थी। राज ठाकरे के साथ एक मंच, मराठी अस्मिता की नई रचना। और इसी हार के बाद उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मंच जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ खड़े थे, मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के मुद्दे पर। एमएनएस और यूबीटी दोनों ठाकरे अब एक साथ दिखे, कम से कम सांस्कृतिक मुद्दे पर। भाषा, संस्कृति, मराठी युवाओं की उपेक्षा, ये वो बातें थी जिसने दोनों भाइयों को एक साथ ला दिया। अब राजनीति में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ठाकरे अब कम से कम बीएमसी चुनाव में और सांस्कृतिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं हमें साथ देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं बीएमसी चुनाव की, जो उद्धव ठाकरे की आखिरी उम्मीद है। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी उद्धव ठाकरे के लिए ये संस्था सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि सत्ता की नब्ज भी रही है। 25 सालों तक शिवसेना ने इस संस्था पर राज किया है। पार्टी बटी लेकिन उद्धव की नजर अब भी बीएमसी पर है। शिंदे गुट और बीजेपी दोनों पूरी ताकत से बीएमसी जीतने में जुटे हुए हैं। उद्धव की रणनीति साफ है, लोकल स्तर पर कैडर को फिर से सक्रिय करना, मराठी वोट बैंक को बचाए रखना, राज ठाकरे से गठबंधन या कम से कम सांस्कृतिक साझेदारी बनाना और कांग्रेस एनसीपी के साथ संयुक्त मोर्चा करना। बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निकाय चुनाव नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी मजबूत दीवार है। अगर वो यहाँ हारे
तो शिवसेना यूबीटी का आधार कम और कमजोर हो सकता है और अगर जीते तो ये वापसी की शुरुआत बन सकती है। तो आने वाले बीएमसी के चुनाव उद्धव ठाकरे की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो ये थी उद्धव ठाकरे की राजनीतिक कहानी।